आगे का पूरा पूरा भूगोल इसी पे डिपेंड है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और दूसरा ये है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ही एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, सारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो छोटा टॉपिक है लेकिन इम्पॉर्टेंट है, और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये समझ में भी अच्छे से आएगा। चलिए, और हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि इतना ध्यान से इसको देखिएगा कि आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाए। और इसके बाद में मैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछूंगा और आपको उनके आंसर देने होंगे। अगर वो क्वेश्चन आप लगा पाते हैं तो समझ लीजिए आपका ये टॉपिक तैयार हो गया। चलिए, बात करते हैं अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं। दोस्तों, अक्षांश रेखा तथा देशांतर रेखाएं, देशांतर रेखाएं, इधर भी रेखाएं कर लीजिए, यानी लेटिट्यूड लाइन एंड लॉन्गिट्यूड लाइन। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बड़ा ही ध्यान से देखना है कि क्या होता है अक्षांश रेखाएं तथा देशांतर रेखाएं। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इनकी परिभाषा देखेंगे कि क्या होती है अक्षांश और देशांतर रेखाएं। नंबर 2 कि ये इनके कार्य क्या है, कार्य, अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाओं के कार्य क्या है। अगला हम देखेंगे कि स्थान तथा ताप, दाब इत्यादि का ये निर्धारण कैसे करते हैं। नेक्स्ट, इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, इत्यादि चीजों को हम देखते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम करते हैं परिभाषा, यानी, और उसमें भी हम सबसे पहले लेते हैं अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाएं, देखिए दोस्तों, अक्षांश रेखा होता क्या है। अगर हम ग्लोब पर नजर डालते हैं, ग्लोब क्या है, ग्लोब पृथ्वी को या पृथ्वी के सदृश एक आकृति है जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं कि पृथ्वी के बारे में, यानी भूप्रपटी के बारे में या सतह के बारे में, स्थान के बारे में, अन्य कई चीज़ों के बारे में हम उससे अध्ययन करते हैं। तो जब हम ग्लोब को देखते हैं तो हमें उस पर कुछ क्षैतिज तथा कुछ ऊर्ध्वाधर रेखाएं दिखाई पड़ती हैं। उन्हीं रेखाओं को अक्षांश और देशांतर रेखाएं कहते हैं। चलिए, अब हम आते हैं साइंटिफिक रूप से इसकी परिभाषा क्या हो सकती है। जैसे ये ग्लोब है, और ग्लोब या अर्थ कहें, इसके बेटा 2 ध्रुव होते हैं, एक नॉर्थ पोल और दूसरा साउथ पोल, यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। क्या है कि पृथ्वी का केंद्र, ये पृथ्वी का केंद्र 6371 किलोमीटर अंदर, यानी उसकी रेडियस है 6371 किलोमीटर, और इस केंद्र से क्या किया जाता है कि एक ये भूमध्य रेखा जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, एक काल्पनिक रेखा खींच ली जाती है जो बीचों बीच में है। ऊपर वाले गोलार्ध को उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले यानी इस गोलार्ध को दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, होता क्या है, इस केंद्र से पृथ्वी की सतह पर जितना कोण बनता है, किससे, यानी पृथ्वी की सतह पर स्थित किसी बिंदु पर पृथ्वी के केंद्र से जितने डिग्री का कोण बनता है, हम उसे कहते हैं अक्षांश। यानी कि पृथ्वी की सतह पर, अब ये पृथ्वी, अगर हम 3 डायमेंशनल की बात करें तो पृथ्वी में इधर भी, यहाँ पे भी, ये जितने एंगल होंगे वो सब समान होंगे। अर्थात पृथ्वी की सतह पर पृथ्वी के केंद्र से खींचे जाने वाले एंगल
को मिलाने वाली जो रेखाएं होती हैं वो अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। फिर से देखें परिभाषा। पृथ्वी की सतह पर स्थित वे बिंदु जो पृथ्वी के केंद्र पर स्थित बिंदु से समान कोण बनाते हैं और इस समान कोणों को मिलाने वाले समान बिंदु जो पृथ्वी के सतह के समतल हैं, इन्हें अक्षांश रेखाएं कहते हैं। अगर हम 3 डायमेंशन में देखेंगे तो हम यही पाएंगे। जैसे मान लिया कि यहाँ पे ये जो रेखा है, ये जो बिंदु हैं, ये सारे के सारे 23.5 डिग्री अक्षांश के कोण पर हैं। तो ये जो चारों तरफ अगर हम इसको मिलाएंगे तो ये क्या कहलाएगी? अक्षांश रेखा। और ये पृथ्वी के भूप्रपटी के कैसे है? समतल है, समांतर है। तो फिर से एक बार समझिए क्या है। पृथ्वी के केंद्र पर स्थित बिंदु से पृथ्वी की सतह पर स्थित बिंदुओं द्वारा एक ही कोण बनाए जाने पर उनको मिलाने से जो रेखा बनती है उसे हम अक्षांश रेखा कहते हैं। तथा उन समान बिंदुओं पर बनने वाला जो समान कोण होता है उस कोण को ही अक्षांश बोला जाता है। तो दोस्तों इसको ध्यान से समझें। जानते हैं इसके बारे में क्या है कि पृथ्वी को सर्वप्रथम एक 0 डिग्री अक्षांश को खींचा गया जो बीचों बीच में है। इसको भूमि को 2 भागों में बांटती है, इसलिए भूमध्य रेखा, इसको विषुवत रेखा, इक्वेटर इत्यादि नाम से जाना जाता है। या 0 डिग्री अक्षांश या प्रधान अक्षांश रेखा भी कहा जाता है। ठीक है, ऊपर वाले को उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाले को दक्षिणी गोलार्ध। और इस तरह से क्या किया जाता है कि पृथ्वी के चारों तरफ लगातार ऐसे उत्तरी तथा दक्षिणी छोर पे ऐसे दक्षिणी गोलार्ध में ऐसे कई सारे अक्षांश रेखाएं खींची जाती हैं। और जो खींचते ये ऐसे ऊपर तक पहुंच जाती हैं 90 और नीचे भी पहुंच जाती है कितनी? 90। तो देखिए अक्षांश रेखाएं कितनी हैं। इनकी अगर हम संख्या की बात करें कि इनकी संख्या कितनी होती है तो देखते हैं कि 90 ऊपर हो गई और प्लस 90 नीचे हो गई और दूसरा एक 0 डिग्री वाली 1, तो ये होता है 181। अगर हम कहें कि रेखाओं की संख्या कितनी है तो देखिए 2 ऊपर वाले जो बिंदु होते हैं, ध्रुव होते हैं, यहाँ रेखा ना बन के क्या बन जाता है? एक बिंदु बन जाता है। तो हम इसको बिंदु ना कह के क्या कहेंगे? रेखा ना कह के क्या कहेंगे? बिंदु। तो ये 2 जो पॉइंट होते हैं ध्रुव वाले उसको वो माइनस कर देते हैं तो हो जाती है 179। यानी कि कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है? 179। वहीं पे आपसे अगर पूछा जाए कुल अक्षांशों की संख्या कितनी होती है? कुल अक्षांशों, अब देखिए अक्षांशों मतलब कितने एंगल बनते हैं। तो देखिए 90 ऊपर 90 नीचे, 90 प्लस 90 और प्लस एक 0 रेखा वाला, भूमध्य रेखा वाला, तो 181। यानी कोण जो बन रहे हैं वो 181 बन रहे हैं और रेखाएं जो खींची जा रही हैं वो 179। तो ध्यान रखिए अगर अक्षांशों की संख्या पूछी जाए तो 181 बताएंगे और अगर रेखाओं की संख्या पूछी जाए तो 179 बताएंगे। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं अक्षांश रेखाओं की कुछ विशेषताएं। दोस्तों अगर हम बात करें अक्षांश रेखाओं की, ये 0 डिग्री और जो महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा है जरा हम उनकी बात करते हैं। ये है 23.5 डिग्री, ये कौन सा पोल है? नॉर्थ पोल। और ये कौन सा है? साउथ पोल। तो 23.5 डिग्री नॉर्थ में जो खींची जाती है इसको हम लोग बोलते हैं कर्क रेखा, कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री जो साउथ में खींची जाती है या जो साउथ में ये काल्पनिक रेखा है इसको बोलते हैं मकर रेखा। कौन सा? मकर रेखा। यानी 23.5 नॉर्थ कर्क रेखा, 23.5 साउथ मकर रेखा। इसके ऊपर अगर हम देखें यहाँ पे हम लेते हैं 66.5 डिग्री नॉर्थ,
ये जो है इसको बोलते हैं आर्कटिक वृत्त। कौन सी रेखा? आर्कटिक वृत्त। क्यों आर्कटिक वृत्त बोला जाता है? क्योंकि हमें पता है अगर हम ग्लोब देखेंगे तो ऊपर उत्तरी ध्रुव के आसपास जो सागर भरा पड़ा हुआ है वो आर्कटिक सागर है, इसलिए इस रेखा को उसी के नाम पर आर्कटिक वृत्त कहा जाता है। वहीं दूसरी तरफ दक्षिणी गोलार्ध में अगर हम ध्यान दें तो दक्षिणी गोलार्ध के आसपास यहाँ पे जो महाद्वीप है वो अंटार्कटिका महाद्वीप है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? अंटार्कटिक वृत्त। अंटार्कटिक, आर्कटिक और अंटार्कटिक वृत्त ध्यान रखेंगे। ये भी 66.5 डिग्री है, 66.5 डिग्री साउथ। आगे आते हैं दोस्तों, इसको हमें ध्यान रखना है। अगली खास बात देखते हैं, ये जो अक्षांश रेखाएं हैं, अक्षांश रेखाएं, इनका काम क्या है? आखिर ये क्यों खींची गई? बहुत इंपॉर्टेंट जो कार्य है, इसका कार्य क्या है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। अक्षांश रेखाएं ताप तथा दाब को बताती है, यानी इनके द्वारा किसी भी स्थान का ताप और दाब पता चलता है कि वहां पे ताप कितना होगा और दाब कितना होगा। ये मुख्य इसका कार्य है, ताप और दाब। और अन्य भी आगे इसके कारण होंगे, जैसे किसी भी स्थान का पता लगाने के लिए कि कौन सा स्थान ग्लोब पर कहां पर स्थित है। मेन कार्य है ताप और दाब। अगली अगर हम बात करें, ये अक्षांश रेखाएं जो होती हैं एक दूसरे के क्या होती हैं? समांतर होती हैं। समांतर होती है, यानी 1 डिग्री तथा 2 डिग्री ऐसी जो खींची गई हैं, ये सारी की सारी एक दूसरे के समांतर। समांतर मतलब हर जगह इनमें अंतर कितना होता है? समान होता है। अब नेक्स्ट बात अगर करें, इन रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है, बीच की दूरी वो लगभग 111 किलोमीटर होती है। वो बात अलग है कि भूमध्य रेखा पे इनके बीच की दूरी कुछ ज्यादा तथा ध्रुवों की तरफ इनकी दूरी कुछ कम हो जाती है, लेकिन अगर औसत दूरी की बात करें तो 111 किलोमीटर होती है। और कैसी होती है? समांतर होती है, एक दूसरे के समांतर होती है। नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखेंगे, पूछा जाता है क्वेश्चन, क्या ये रेखाओं की लंबाई बराबर होती है क्या? नहीं, लंबाई बराबर नहीं होती है, नहीं होती है। देखिए, जैसे जैसे उत्तरी गोलार्ध यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की तरफ बढ़ते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ, यानी यहां से यहां की तरफ, देखिए 0 डिग्री से साउथ की तरफ बढ़े और 0 डिग्री से नॉर्थ की तरफ बढ़ते हैं, जैसे जैसे ऊपर बढ़ते हैं इनकी लंबाई क्या होती चली जाती है? लगातार कम होती चली जाती है। दोस्तों ध्यान दें, जैसे यहाँ 0 डिग्री है, फिर ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ऐसे डॉट 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 90, इसी तरीके से 1 2 3 डॉट 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 90 ये चलता है। तो हम ध्यान दें कि भूमध्य रेखा के आसपास, भूमध्य रेखा के आसपास के अक्षांशों को निम्न अक्षांश बोला जाता है। निम्न अक्षांश, क्योंकि यहाँ 1 2 3 4 5 6 है, इधर भी 1 2 3 4 5 6, तो इसलिए निम्न अक्षांश बोला जाता है। और जैसे जैसे ध्रुवों की ओर जाते हैं, ये क्या होते हैं? ये ध्रुवों की तरफ जो अक्षांश होते हैं वो कैसे होते हैं? उच्च अक्षांश बोला जाता है इनको, अक्षांश। अभी इनका काम पड़ेगा। जैसे हम ऐसे कह सकते हैं कि निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांश की तरफ जाने पर, इसका मतलब ये हो गया 0 डिग्री से 90 साउथ की तरफ या 0 डिग्री से 90 नॉर्थ की तरफ, यानी निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की तरफ जाने पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसको हमें ध्यान रखना है। इनको निम्न अक्षांश, और जैसे जैसे ऊपर जाते जाते हैं इनको उच्च अक्षांश कहते हैं। और उच्च अक्षांशों की तरफ इनकी क्या होती चली जाती है? लंबाई जो होती चली वो कम होती चली जाती है, और जबकि नीचे की तरफ लंबाई इधर भी आएंगे तब भी कम होगी। और सबसे बड़ा अगर जो वृत्त है, हाँ ये भी ध्यान रखिए, सबसे बड़ी
अक्षांश रेखा कौन सी है, या अक्षांश व्रत कौन सा है पूछा जाता है। अक्षांश व्रत वो है भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। ओके, ध्यान रखिए। अब हम बात कर लेते हैं एक एक करके इनके बारे में। जैसे ताप और दाब, तो दोस्तों आपको पता होगा, क्या पता होगा, ये कि अगर ये ग्लोब है, अर्थ है, और ये 0 डिग्री अक्षांश और 23.5 नॉर्थ में क्या है, कर्क रेखा है, और 23.5 साउथ में मकर रेखा, और ये सूर्य अगर हम बना दें तो क्या होता है कि सूर्य की जो किरणें होती हैं, सूर्य की किरणें वर्ष भर कर्क और मकर के बीच में सीधी पड़ती हैं। यानी सूर्य की जो स्थिति है वो कर्क तथा मकर के बीच में ही पूरे वर्ष रहती है। अब ये भी पूछ लिया जाता है कि विषुवत रेखा पर सूर्य कब होता है, कर्क रेखा पर सूर्य कब होता है, मकर रेखा पर सूर्य कब होता है, इनको ध्यान रखना है। तो विषुवत रेखा पर सूर्य जो होता है 21 मार्च और 23 सितंबर, 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की लंबवत किरणें किस पर पड़ती हैं, भूमध्य रेखा पर पड़ती हैं, सीधी पड़ती हैं। और जब भूमध्य रेखा पर सीधी किरणें पड़ती हैं तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि दुनिया में दिन और रात कब बराबर होते हैं, तो वो यही तिथियां हैं 21 मार्च और 23 सितंबर। ये दो तिथियां ऐसी हैं जब दुनिया में दिन और रात कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। दोनों गोलार्धों में क्या होता है कि दिन रात होते हैं, वो बराबर होते हैं। आगे आते हैं, अब देखिए क्या है, 21 मार्च को जब यहाँ है और धीरे धीरे ये क्या होता है, उत्तरायण छूट जाता है और कर्क रेखा पे पहुंचता है। और कर्क रेखा पर जब लंबवत किरणें पड़ती हैं तो उस समय का तारीख होती है 21 जून। यानी 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। और जैसा कि हमें पता है कि हमारा जो भारत है वो भी कर्क रेखा पर ही स्थित है। तो पूछा जाए कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है, सबसे बड़ा दिन उत्तरी गोलार्ध में, तो आप क्या बताएंगे, 21 जून को। अगर पूछा जाए कि भारत में सबसे बड़ा दिन कब होगा, जाहिर सी बात है भारत कर्क रेखा पे और कर्क रेखा पे कब लंबवत पड़ती है, 21 जून को। तो भारत पे भी सबसे बड़ा दिन भारत में जो होगा वो कब होगा, 21 जून को होगा। वहीं इसके विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में या हम कहें मकर रेखा पे इस समय सबसे छोटा दिन होगा, सबसे बड़ी रात होगी। जैसे यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया स्थित है, तो ऑस्ट्रेलिया में कहा जाए 21 जून के दिन क्या होगा, यहाँ पे सबसे छोटा दिन होगा और सबसे बड़ी रात होगी। और वहीं भारत की बात की जाए 21 जून पे या उत्तरी गोलार्ध की बात की जाए तो 21 जून को सबसे बड़ा दिन होगा। और जब सबसे बड़ा दिन होगा तो सबसे छोटी रात होगी, क्योंकि दिन जब बड़ा हो जाएगा तो रात, क्योंकि दोनों को मिला के होते तो 24 घंटे ही। तो यहाँ अगर दिन की बात की जाए तो रात भी क्या होगी, सबसे छोटी। कब होगी, सबसे छोटी होगी, कब, 21 जून को। उत्तरी गोलार्ध की बात करें अगर हम, ठीक है। दूसरा, वहीं पे ये सूर्य यहाँ पे आया भूमध्य रेखा पे और फिर यहाँ पे पहुंचा और यहाँ मकर रेखा पर पहुंचते पहुंचते समय हो जाता है 22 दिसंबर का। यानी 22 दिसंबर को क्या होता है, हमारा जो सूर्य होता है वो मकर रेखा पर लंबवत चमक रहा होता है। इस दशा में क्या होता है कि दक्षिणी गोलार्ध में
दिन बड़ा होता है तथा रात छोटी होती है। और इधर क्या हो जाएगा कि यहाँ पे रात बड़ी हो जाएगी और दिन छोटा हो जाएगा। जैसे ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ा दिन अगर पूछा जाए तो 22 दिसंबर को होगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से होके ही क्या जाती है, मकर रेखा जाती है। तो ये तिथियां बहुत ध्यान रखिए, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए हमने देखा दोस्तों, क्या देखा कि पूरे वर्ष सूर्य जो है वो कहाँ है, कर्क और मकर के बीच में। जब ये कर्क और मकर के बीच में सूर्य है तो सबसे ज्यादा ताप भी यहाँ रहता हो। ध्यान रखिए, सबसे ज्यादा ताप यहीं रहता होगा। ताप सर्वाधिक कहाँ रहता है, कर्क और मकर के मध्य में। कर्क और मकर के मध्य में सबसे ज्यादा ताप रहता है। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, सबसे कम तापमान कहाँ रहता है, जहां पे सूर्य की सीधे किरणें बहुत कम जाती हैं। कहाँ जाती है, ध्रुवों पे। यानी ध्रुवों पर सबसे कम क्या होता है, ताप होता है। कैसा होता है, सबसे कम, और यहाँ पे ताप सर्वाधिक होता है कर्क और मकर के बीच में। दोस्तों एक बात और ध्यान रखिए, जब सूर्य उत्तरायण होता है यानी कर्क रेखा पर होता है तो ऐसी दशा में यहाँ पे तो दिन बड़ा होता है, इसकी कुछ किरणें क्या होती हैं, तिरछी किरणें इस ध्रुव के आसपास भी पड़ती हैं, जबकि ये ध्रुव जो है या ये पोल जो है सूर्य से काफी दूर हो जाता है, तो यहाँ पर सूर्य की किरणें नहीं पड़ पाती हैं। और सूर्य उत्तरायण कितने महीने तक रहता है, 6 महीने तक उत्तरायण रहता है। तो जब 6 महीने सूर्य उत्तरायण रहता है तो यहाँ पे स्पष्ट किरणें नहीं पड़ पाती हैं, इसलिए उस समय दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने की रात होती है। 6 महीने की रात होती है। वहीं उत्तरी ध्रुव पर 6 माह का दिन होता है, माह का दिन। इसके विपरीत जब सूर्य दक्षिणायण होता है, ये 6 महीने लगभग, जब 6 महीने दक्षिणायण होता है तो दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने तक दिन होता है और उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने तक क्या होगी, रात हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाता है और समझिए, इसको समझिए। तो आगे आते हैं नेक्स्ट पॉइंट। एक ताप सर्वाधिक कहाँ होता है, कर्क और मकर के बीच में। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि दुनिया में सर्वाधिक तापमान कहाँ पाया जाता है तथा तापांतर सबसे कम पाया जाता है। यानी कि सर्वाधिक ताप की बात करें, ताप तो कहाँ सबसे ज्यादा सूर्य कहाँ रहता है, भूमध्य रेखा पर सबसे ज्यादा रहता है। तो सर्वाधिक तापमान कहा जाए तो भूमध्य रेखा पर, भूमध्य रेखा के आसपास। और दूसरा है तापांतर सबसे कम, सबसे कम कहाँ रहता है, वो भी भूमध्य रेखा पर, भूमध्य रेखा के आसपास। देखिए सर्वाधिक ताप कहाँ है, भूमध्य रेखा पे, और सबसे कम तापांतर कहाँ है, वो भी भूमध्य रेखा पे। तापांतर मतलब ताप में अंतर, ताप में सबसे कम अंतर कहाँ पे आता है, वो भी भूमध्य रेखा पे आता है। क्यों दोस्तों, देखिए सूर्य विषुवत रेखा पे है तब तो ताप यहाँ पे रहेगा ही रहेगा, थोड़ा ऊपर गया कर्क रेखा पे तब भी यहाँ पे टेम्परेचर बना रहता है, फिर तब दक्षिणायन आने लगता है तब भी यहाँ गर्म है, और यहाँ पे आ जाता है मकर पर तब भी यहाँ पर ताप का प्रभाव रहता है। लेकिन जब ये यहाँ पे आ जाता है तो यहाँ ठंडा हो जाता है बहुत ज़्यादा, और जब सूर्य कर्क रेखा पे होता है तो ये वाला बहुत ठंडा हो जाता है। हम ये कह सकते हैं सूर्य इसी के आसपास घूमता रहता तो यहाँ पे ताप मैक्सिमम बना रहता और ठंडा कम हो पाता है। जब ठंडा एक बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाए स्थान और बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए, यानी ताप में बहुत चढ़ाव और बहुत उतार जब होता है तो वहाँ पे तापांतर ज़्यादा होता है। और जब यहाँ पे ताप ज़्यादा चढ़ाव नहीं होता है, उतार नहीं होता, तो यहाँ पे तापांतर सबसे कम। अगर दूसरी तरफ पूछ दिया जाए तापांतर सबसे अधिक कहाँ होता है, तो दोस्तों कहाँ होगा, ध्रुवों पर। ध्यान से समझिए,
ध्रुवों पर ताप सबसे कम तथा तापांतर सबसे अधिक होता है, वहीं भूमध्य रेखा पर ताप सबसे अधिक तथा तापांतर सबसे कम होता है। हमें ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। ये अक्षांश रेखाओं से रिलेटेड क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो देखिए, इतनी बात समझ में आई, आगे बढ़ते हैं। जब देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं इस वाले क्षेत्र में ताप सर्वाधिक रहता क्योंकि सूर्य ज़्यादा रहता, तो ताप सर्वाधिक होने के कारण क्या होगा, यहाँ जो गैसें हैं वो कैसी हो जाएंगी, गर्म हो जाती हैं। और जब गर्म हो जाती हैं, जो थल और स्थल भाग से ये गर्म होकर क्या करती हैं, ऊपर उठने लगती हैं। और ऊपर उठकर क्या बनाते हैं, बादलों का निर्माण करते हैं। क्या बनाते हैं, बादल का निर्माण होते हैं। तो दुनिया में जब बादल का निर्माण सबसे ज्यादा यहीं पे होता है, तो बादल का निर्माण सबसे ज्यादा होता है, तो वर्षा भी सबसे ज्यादा होगी। यानी तापमान यहाँ पे सबसे उच्च होने के कारण सबसे ज्यादा यहाँ पर वर्षा होती है। क्यों, जलवाष्प जो होती है जैसे जैसे ऊपर उठती जाती है 165 मीटर ऊपर जाने पर संघनित होकर बादल का रूप धारण करती है और फिर वर्षा करती है। तो दुनिया में अगर पूछे जाए सबसे ज्यादा बादल और या वर्षा कहाँ होती है, तो आप बताएंगे विषुवत रेखा के आसपास। सबसे ज्यादा सघन बादल कहाँ पाए जाते हैं, यहीं। सबसे ज्यादा सघन तथा निम्न स्तरीय बादल वर्षा ज्यादा करते हैं, तो सबसे ज्यादा निम्न स्तरीय बादल तथा सघन बादल का निर्माण विषुवत रेखा के आसपास होता है। सबसे ज्यादा वर्षा होती है। अगर जब सबसे ज्यादा वर्षा होगी तो क्या होगा, सबसे ज्यादा पेड़ पौधे जंगली वनस्पतियां भी सबसे ज्यादा कहाँ पे उगेंगी, विषुवत रेखा के आसपास। पूछा जाए कि सबसे ज्यादा वनस्पतियां या सबसे ज्यादा जंगल या सबसे घने जंगल कहाँ पे पाए जाते हैं, तो विषुवत रेखा के आसपास या कर्क तथा मकर के मध्य में। और जब सबसे ज्यादा बारिश होगी तो सबसे ज्यादा बारिश होने की वजह से क्या होगा, नीचे धूप नहीं पड़ पाती है, इतने घने वन होते हैं, जंगल होते हैं, तो पानी की वजह से पेड़ों के नीचे दलदल हो जाता है। तो दुनिया के सबसे ज्यादा दलदल भी कहाँ पाए जाएंगे, विषुवत रेखा के आसपास पाए जाएंगे। ध्यान रखिए, क्वेश्चन पूछा गया है कि दुनिया में सबसे ज्यादा जो दलदल पाए जाते हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं, निम्न अक्षांशों पर या उच्च अक्षांशों पर। तो आप बताएंगे निम्न अक्षांशों या विषुवत रेखा के आसपास। क्यों, क्योंकि इसका कारण यही, ताप ज्यादा है तो वर्षा ज्यादा है, वर्षा ज्यादा है तो यहाँ पे वनस्पतियां ज्यादा है। दूसरा एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि पूरे विश्व में सबसे ज्यादा जैव विविधता कहाँ पाई जाती है। जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी, भिन्न भिन्न प्रकार की वनस्पतियां, भिन्न भिन्न प्रकार के जीव जंतु, इनकी कई तरह की प्रजातियां जो पाई जाती हैं उसको कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। तो जाहिर सी बात है सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी भी भूमध्य रेखा के आसपास पाई जाती है। अगर दूसरी तरफ क्वेश्चन पूछ दे सबसे कम बायोडाइवर्सिटी कहाँ पाई जाती है, तो आप जानते हैं ये ध्रुवों पर ठंडा रहता है, और जब ठंडा रहता है तो यहाँ पे बर्फ जमी रहती है, और जब बर्फ जमी रहती है तो वहाँ पे वनस्पतियाँ नहीं उग पाती हैं, कुछ एक को छोड़ के वहाँ जीव जंतु नहीं रह सकते हैं, कुछ एक जीव जंतुओं को छोड़ के, यानी वीरान रहते हैं। जैसे अभी हम पढ़ेंगे अंटार्कटिका महाद्वीप, तो यहाँ पे बर्फ ही बर्फ ढकी रहती है, 1.6 किलोमीटर मोटी चादर हमेशा बनी रहती है, यानी कि 1.5 किलोमीटर के आसपास की बर्फ हमेशा। और तो बर्फ में कौन रह सकता है, एक दो पक्षी रह सकते होंगे तो रह सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे वनस्पतियों तथा उनका अभाव पाया जाता है, इसलिए सुनसान निर्जन महाद्वीप भी अभी बताएंगे इसको कहा जाता है। तो हमें देखना है कि सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी कहाँ पाई जाती है, विषुवत रेखा के आसपास। सबसे कम बायोडाइवर्सिटी कहाँ पाई जाती है, ध्रुवों पे पाई जाती है। इस बात का हमें ध्यान रखना होगा, बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो दूसरी बात, अब सबसे ज़्यादा वर्षा तो आपने बता दी कि कर्क और मकर के बीच या विषुवत रेखा के आसपास होती है, तो सबसे कम वर्षा कहाँ होगी, सिंपल सा ध्रुवों पर, यहाँ, क्योंकि यहाँ पे तापमान बहुत कम रहता है, और जब तापमान कम रहता है तो यहाँ पे जलवाष्प नहीं बनती है, और जलवाष्प जब नहीं बनती है तो धूल धुआं मिट्टी इत्यादि के कण के नाभिक की तरीके से, अद्रताग्राही नाभिक के तरीके से कार्य नहीं करते, तथा बादलों का निर्माण भी यहाँ नहीं होता। जब बादल का निर्माण नहीं तो वर्षा भी नहीं होती है।
सारे पॉइंट ध्यान से देखते जाएंगे आप कि अक्षांश रेखा। दूसरी बात अगर हम देखें कि ताप की बात तो ये हो गई, दूसरा हम कहें दाब। देखिए ताप और जो दाब होते हैं वो एक दूसरे के कैसे होते हैं, विपरीत होते हैं। प्रेशर एक दूसरे के कैसे होते हैं, अपोजिट होते हैं। जहाँ पे ताप ज़्यादा होता है वहाँ पे दाब कम, और जहाँ दाब अधिक वहाँ पे ताप कम। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि ताप बढ़ने से प्रत्येक चीज का प्रसार होता है। ठीक है, हर चीज का प्रसार होता है। तो जो वायु होती है उसका ताप बढ़ा देते हैं तो गैस के अणु दूर दूर हो जाते हैं, उससे क्या होता है, वहां पे दाब कम हो जाता है। तो सबसे ज्यादा अगर पूछें कि सबसे ज्यादा दाब कहाँ होगा, तो सबसे ज्यादा दाब होगा ध्रुवों पर, और सबसे कम दाब कहाँ पे होगा, भूमध्य रेखा पे। यानी कि हम दूसरी तरह से कह सकते हैं, निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की तरफ बढ़ने से औसतन जो दाब होता है वो बढ़ता जाता है, और ताप कैसा होता चला जाता है, निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश जाने पर ताप कम होता है, दाब बढ़ता जाता है। ठीक है ना। अभी चैप्टर आगे आएगा वायु दाब तथा पेटियां, तो उसमें हम इसको एक डिटेल रूप में पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो ये अक्षांश रेखाएं क्या करती है, जैसे मान लिया कोई देश है वो स्थित है 66.5 डिग्री के आसपास, कह दिया कि कोई देश है 66.5 डिग्री नॉर्थ पर स्थित है, तो एक इतना ही बताने पर उसके बारे में कई सारे अनुमान लगाए जा सकते हैं। जैसे 66.5 पे है तो वहाँ तापमान कैसा होगा, ना ज़्यादा गर्मी होगी ना बहुत ज़्यादा ठंडी होगी। इसके बाद हाँ क्या है कि यहाँ पे वनस्पतियाँ कैसी होंगी, वनस्पतियाँ भी ऐसी होंगी कि थोड़ा सा मतलब संकुलधारी टाइप का होगा, थोड़ा सा कहीं कहीं पे घने टाइप की झाड़ियाँ टाइप की होंगी, यहाँ सघन वन नहीं होंगे। दूसरा यहाँ पे कैसे वन होंगे, जैसे हो गया आपका संतरे का हो गया, नींबू का हो गया, अंगूर के हो गए, इस टाइप की यहाँ वनस्पतियाँ पाई जाएंगी। जैसे भूमध्य सागर के आसपास या ऊपर की तरफ ले लें, तो यहाँ पे जब फल ऐसे पाए जाएंगे तो लोग कैसे होंगे, लोग भी इन फलों का सेवन करेंगे तो लोग भी अच्छे होंगे, क्योंकि यहाँ की जलवायु अच्छी हो। यानी कि जब लोग अच्छे होंगे, पैदावार अच्छी होगी, तो इसके बाद वहाँ के उद्योग धंधे भी अच्छे होंगे, व्यापार भी अच्छे होंगे। जैसे वही दूसरी तरफ कोई देश भूमध्य रेखा पर है तो क्या होगा, कह दिया जाए कोई स्थान भूमध्य रेखा पे है तो कैसा होगा वहाँ पे, अब वहाँ पे रोज वर्षा होती है, भूमध्य रेखा के आसपास रोज 2 बजे के बाद वर्षा होती है, 4 बजे 5 बजे तक, और इसके बाद जब वर्षा होती है तो वर्षा से जो छोटी मोटी मिट्टी होती है, छोटे मिट्टी के कण होते हैं वो बह जाते हैं। मिट्टी कैसी हो जाती है वहाँ पे, ककरीली पथरीली लेटराइट प्रकार की मिट्टी होती है। सघन वन होंगे, घने वन होंगे, दलदल होंगे। धूप ज़्यादा, ताप ज़्यादा, तो लोगों की चमड़ी कैसी होगी, काली होगी। शरीर सुडौल होंगे, मजबूत होंगे। ठीक है ना। वहाँ पे फसलें ज़्यादा अच्छी किस्म की नहीं होंगी क्योंकि ज़मीन पथरीली है। जब फसलें अच्छी नहीं होगी तो क्या होगा, वहाँ पे जब फसलें अच्छी नहीं है तो व्यापार वाणिज्य भी अच्छा नहीं, और वाणिज्य व्यापार अच्छे नहीं तो देश की अर्थव्यवस्था भी अच्छी नहीं, तो लोगों का पहनावा उड़ावा भी ऐसे होता है। सबसे ज़्यादा जनजातियाँ पाई जाएंगी, पेड़ों पे लोग रहते होंगे, वृक्षों पे रहते होंगे। तो जैसे अफ्रीकन कंट्री जो विषुवत रेखा के आसपास हैं तो वहाँ पे कंडीशन ऐसी पाई जाएगी। तो अक्षांश रेखाओं से हम ताप तथा दाब और इसी के आधार पर वर्षा, वनस्पति, वहाँ की भौगोलिक स्थिति का पता लगा लेते हैं। इसलिए हमारी अक्षांश रेखाएं ये काल्पनिक खींची गई अक्षांश रेखाएं हैं, जो किधर से, इधर होता है पश्चिम और इधर है पूर्व, यानी कि पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई हैं। पश्चिम से पूर्व पूछा जा सकता है कि इधर से पश्चिम से लेकर पूर्व की तरफ खींची गई। और हमारी जो पृथ्वी अर्थ रोटेट करती है वो भी कैसे, पश्चिम से पूर्व की तरफ हमारी पृथ्वी घूमती है, ऐसे घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर। तो पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी की धरातल पर खींची गई काल्पनिक रेखाएं जो एक दूसरे के समांतर होती हैं, इनके बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। और जैसे जैसे ऊपर जाते जाते हैं, यानी निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की तरफ बढ़ते जाते हैं, इनकी लंबाई कम होती चली जाती है, ये छोटी होती चली जाती है। ठीक है ना। निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांशों पर जाने पर तापमान में कमी, दाब में वृद्धि होती चली जाती है, इत्यादि चीजों को हमने देखा। इनको कहते हैं अक्षांश रेखाएं। दिन कहाँ बड़ा कहाँ छोटा, तो ये भी हमने देख लिया। अब दोस्तों हम बात करते हैं
देशांतर रेखा, देशांतर रेखाएं। देखिए देशांतर रेखाएं, अगर हम ग्लोब ने देखा होगा, ग्लोब में या पर अर्थ पे क्या किया गया, ये उत्तरी ध्रुव अभी बताया नॉर्थ पोल 90 डिग्री और ये साउथ पोल 90 डिग्री। क्या है कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाओं को देशांतर रेखा कहते हैं। ध्यान दीजिए क्या बताया, ये आपकी विषुवत रेखा हो गई जिसको भूमध्य रेखा, ये अक्षांश रेखा है, जबकि ऊपर से यानी उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक काल्पनिक रेखाएं जो खींची गई इनको कहा गया देशांतर रेखाएं। अभी बात करते हैं इनकी परिभाषा, अगर पूछी जाए तो क्या है। इनकी परिभाषा ये हो सकती है, पृथ्वी की सतह पर खींची गई वो काल्पनिक रेखाएं, या हम कहें उत्तर से दक्षिणी ध्रुव तक खींची गई वो काल्पनिक रेखाएं जो अक्षांशों के लंबवत होती है। अक्षांशों के क्या होती हैं, जब आप ग्लोब में देखेंगे 3 डायमेंशनल चित्र देखेंगे तो ये अक्षांश रेखाएं जो हैं ये कर्क हो गई, और ये सब जितनी भी अक्षांश रेखाएं हैं इन सब के ये कैसी होंगी, लंबवत। यानी पृथ्वी की सतह पर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर खींची गई रेखाएं देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। ये रेखाएं अक्षांश रेखाओं के लंबवत होती हैं, लेकिन ये लंबाई में समान होती हैं। जहां हमने देखा था अक्षांश रेखाएं लंबाई में समान नहीं होती हैं, वहीं दूसरी तरफ देशांतर रेखाएं क्या है, लंबाई, ये जो लंबाई होती है लंबाई में समान होती है। ध्यान रखिएगा, लंबाई में देशांतर रेखाएं कैसी होती हैं, समान, क्योंकि यहाँ से आई ये गई, इधर से आई ऐसे गई, तो ये लंबाई में समान होती है, और अक्षांश रेखाएं समान नहीं होती। दूसरी बात करें, इन रेखाओं देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी सबसे ज्यादा कहाँ पे होती है, तो सबसे ज्यादा बीच में जो दूरी होती है दो देशांतरों के बीच की दूरी कहाँ पे होती है, तो हम कहेंगे भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा पर इनके बीच की दूरी सबसे अधिक होती है, लगभग 111.3 किलोमीटर। और सबसे कम कहाँ होती है, यानी दो देशांतरों के बीच सबसे कम दूरी कहाँ पे होगी, जाके सबसे कम दूरी होगी ध्रुवों पर। ध्रुवों पर कितनी, 0 किलोमीटर। देखिए यहाँ पे सब जाके क्या हो जाती, मिल जाती है, सारी की सारी एक दूसरे से जैसे जैसे जाती हैं। यानी कि विषुवत रेखा से उत्तर की ओर और या दक्षिण की ओर, या हम पे उच्च अक्षांश निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की तरफ जाने पर देशांतरों के बीच की दूरी कम होती चली जाती है। कैसी होती चली जाती, कम होती चली जाती है। और इस तरह से दूसरी बात क्या है, अभी हमने देखा था अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं, लेकिन ये रेखाएं समांतर नहीं होती हैं, नहीं होती हैं। यानी अक्षांश रेखाएं समांतर होती हैं और ये समांतर नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट आगे की बात करते हैं। अक्षांश रेखाओं का कार्य क्या है, ये क्यों खींची गई है, कार्य क्या है, क्यों ये काल्पनिक रेखाएं खींची गई है। तो इनका मुख्य कार्य होता है समय तथा तिथि का निर्धारण, समय तथा तिथि का निर्धारण करने के लिए। ये दो मुख्य कार्य हैं किसके लिए, देशांतर रेखाओं। तो देखिए समय कैसे निर्धारित करते हैं, क्या होती है। अगर हम ग्लोब में देखेंगे तो ग्लोब में 0 डिग्री देशांतर, कौन सा डिग्री, 0 डिग्री देशांतर। 0 डिग्री देशांतर जो आया है, या 0 डिग्री देशांतर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक जो खींचा गया है, वो कहाँ से गया हुआ है। अगर हम ग्लोब में देखेंगे तो हमारा यूके, मतलब यूके के लंदन
लंदन में एक स्थान है, यूरोपीय कंट्री है लंदन। लंदन का एक स्थान है जहाँ का नाम है ग्रीनविच, GMT, ग्रीनविच मीन टाइम। वहाँ से ये खींचा गया है। और स्पेन, फ्रांस, ये भी यूरोपीय कंट्री है, वहाँ से होते हुए अफ्रीका, अगर मैप में देखेंगे तो अफ्रीका महाद्वीप यहाँ पड़ेगा। अफ्रीका के अल्जीरिया नीचे, अफ्रीका के जहाँ बाहर निकलती है घाना, और उसके नीचे घाना की खाड़ी, और इसके बाद नीचे आके यहाँ पे 90 डिग्री के कोण से मिला दी गई। ये काल्पनिक रेखा है। इस रेखा को 0 डिग्री देशांतर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? 0 डिग्री देशांतर रेखा कहते हैं। या इस रेखा के द्वारा क्या निर्धारित किया जाता है? विश्व का मानक समय GMT, ग्रीनविच मीन टाइम, यानी कि दुनिया का मानक समय यहीं से लिया जाता है। तो इसको समय रेखा भी कहते हैं, टाइमलाइन भी कहते हैं, या इसको प्रधान या मुत्तर रेखा भी कहते हैं। इसको प्रधान या मुत्तर रेखा, प्रधान या मुत्तर रेखा, प्रधान माध्यान्ह रेखा भी कहते हैं। ध्यान रखिए, ये इसके नाम है। 0 डिग्री देशांतर रेखा या समय रेखा, प्रधान या मुत्तर रेखा, प्रधान माध्यान्ह रेखा भी कहते हैं। जो कहाँ से गई हुई? ग्रीनविच, लंदन, स्पेन, फ्रांस, अल्जीरिया, घाना होते हुए यहाँ पे जो भरा हुआ है आपका मैप में अगर देखेंगे, यहाँ पे महासागर है, अटलांटिक महासागर से होते हुए नीचे दक्षिणी ध्रुव तक चली गई है। इससे दुनिया का समय लिया जाता है। अभी बताते हैं कैसे। देखिए, इस रेखा के इस साइड अगर कोई रेखा खींची जाती है तो हम उसको कहते हैं पश्चिमी, यानी हम क्या समय लेंगे? वेस्ट। और इधर की बात अगर होगी तो ईस्ट। जैसे हम अक्षांश की बात करें, विषुवत रेखा के ऊपर हमेशा क्या होते हैं? नॉर्थ होता है, और इसको साउथ लिखा जाता है। जैसे 30-23 डिग्री, 23.5 डिग्री, इसको नॉर्थ बोला जाता है, यानी उत्तरी गोलार्ध में नॉर्थ। और यहाँ पे अगर लाए 23.5 डिग्री तो इसको क्या लगाया जाता है? यहाँ साउथ लगाया जाता है। यानी अक्षांश रेखाओं को नॉर्थ तथा साउथ, ध्यान रखिए बेटा, अक्षांश रेखाओं को नॉर्थ तथा साउथ से व्यक्त किया जाएगा, नॉर्थ तथा साउथ से व्यक्त किया जाएगा। जबकि देशांतर रेखा है, जैसे ये देशांतर रेखा है, मान लिया 15 डिग्री देशांतर है, और ये किस तरह है? यानी 0 डिग्री अक्षांश के पश्चिमी भाग में है, तो 15 डिग्री देशांतर ये वेस्ट हो जाएगा। अगर मान लिया ये 30 डिग्री इधर है, यहाँ पे मान लिया 30 डिग्री देशांतर ये है, ऊपर से नीचे खींचा गया, तो इसको 30 डिग्री ईस्ट लिखा जाएगा। यानी कि देशांतर रेखाओं को ईस्ट तथा वेस्ट से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि अक्षांश रेखाओं के साथ नॉर्थ तथा वेस्ट के साथ प्रेजेंट किया जाता है, रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान रखिए, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, अगर हम आगे बढ़ते हैं इसी में, ये 0 डिग्री जो देशांतर है, पृथ्वी हमारी कैसे घूम रही है? पश्चिम से पूर्व की तरफ घूम रही है, पश्चिम से पूर्व। और सूर्य कहाँ होता है? हमेशा कहाँ सबसे पहले निकलता है? पूर्व में। सूर्य की किरणें कहाँ पड़ती हैं सबसे पहले? पूर्व में। तो सबसे पहले दिन किस भाग में होता है? इस भाग में होता है। सबसे पहले दिन पूर्वी भाग में होता है, ऐसे घूमेगा, और सबसे बाद में पश्चिमी भाग में। तो जैसे जैसे क्या होता है कि हम इस रेखा से पूर्व में जाते हैं, इस रेखा से पूर्व में जाने पर समय आगे होता जाता है, आगे यानी प्लस।
यानी कि 0 डिग्री देशांतर के पूर्व में समय आगे होता है। ध्यान रखिए, जबकि 0 डिग्री देशांतर के पश्चिम में जाने पर समय पीछे होता है। ठीक है, पीछे होता है। इसी को अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे समझें, देखिए जरा थोड़ा सा यहाँ ध्यान से। पूरी पृथ्वी को एक चक्कर लगाने में कितने घंटे लगते हैं? 24 घंटे। 24 घंटे लगते हैं एक चक्कर लगाने पर। दूसरी बात, अगर हम बात करें इन देशांतरों की कुल संख्या कितनी है, देखिए एक बिंदु के चारों तरफ कितने एंगल बनाए जा सकते हैं? 360 होता है। कितना? 360। तो इनकी संख्या भी 360 होती है। यानी कि हम कहें कि 360 डिग्री अक्षांश देशांतर को घूमने के लिए कितने घंटे लगते हैं? 24 घंटे लगते हैं। यानी कि तो एक घंटे में कितना देशांतर घूमेगा? 360/24, मतलब ये पहुंच गया हमारा 15 डिग्री देशांतर। 24 घंटे में 360 देशांतर, तो एक घंटे में 360/24 काटा 15 डिग्री देशांतर। मतलब एक घंटे में पूरी पृथ्वी 15 डिग्री देशांतर घूम जाती है एक घंटे में। यानी कि 15, अब देखिए दोस्तों सही से लिख दें, 15 डिग्री देशांतर जो घूमती है बराबर एक घंटे, या एक घंटे को हम यहाँ पे 60 मिनट लिख दें, तो 1 डिग्री देशांतर में कितना समय लगेगा? एक देशांतर आगे बढ़ने में, यानी 60/15 यानी 4 मिनट। ध्यान रखिए, क्वेश्चन पूछा गया 2 देशांतरों के बीच में कितना समय का अंतर होता है? तो 4 मिनट। 4 मिनट का याद रखिए, एक देशांतर में कितने मिनट का? 4 मिनट का। तो वहीं अगर क्वेश्चन पूछा जाए आप लोगों से कि कोई देश है, मान लिया 30 डिग्री देशांतर पर है। कितने डिग्री देशांतर पे है? 30 डिग्री। और उस समय ग्रीनविच मीन टाइम GMT जिसको बोलते हैं, यहाँ पर दोपहर के 12 बजे है, तो यहाँ पे कितना बजा होगा? यानी कि कोई देश कितनी डिग्री पे? 30 डिग्री पे। तो कैसे निकालेंगे? देखिए 30 डिग्री है और 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, तो 30 में क्या करेंगे? 4 का गुणा कर दिया तो हो गया 120 मिनट। 120 मिनट अर्थात 2 घंटे। यानी कि यदि GMT पे दोपहर के 12 बजे हैं तो 30 डिग्री देशांतर पर कोई देश स्थित है, तो वहां पे उसका समय यहाँ से 2 घंटे आगे होगा, प्लस में चलता है। अब देखिए प्लस में चलता है 30 डिग्री। अब यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा ईस्ट या वेस्ट। तो ईस्ट, अगर हम कहें ईस्ट में है तो 2 घंटे आगे होगा, मतलब यहाँ पर दोपहर के 2 बजे होंगे। अगर मान लिया कह दिया जाए कि कोई देश 15 डिग्री देशांतर वेस्ट में है, यानी 15 डिग्री देशांतर वेस्ट में है, तो देखिए 15 और गुणे 4, 1 डिग्री देशांतर के बीच 4 मिनट का अंतर, तो कितना हो गया? 60 मिनट। यानी कि अब देखिए 1 घंटा, और ये वेस्ट में है, वेस्ट में, तो यहाँ पे समय कैसे चलता? माइनस में। तो उस समय अगर कोई यहाँ 15 डिग्री पे स्थित है तो यहाँ पे जो समय होगा क्या बजे होंगे? 11 बजे होंगे। सुबह के कितने बजे होंगे? 11 बजे। ऐसे देशांतर हमारे समय का निर्धारण करता है किसी भी स्थान पर। जैसे हम भारत के बारे में कहने बाद, भारत में जो मानक रेखा गई है, मानक रेखा मतलब हर एक देश की कुछ मानक रेखाएं होती हैं जहां से उस देश का समय लिया जाता है। पूरे विश्व का समय कहाँ से लिया जाता है? ग्रीनविच लंदन से, GMT से, वहाँ से मिलाया जाता है। लेकिन हर देश का वहाँ कहाँ से मिलाया जाता है? जहाँ से उस देश की मानक रेखाएं गुजरती हैं। तो भारत की मानक रेखा कहाँ से गुजरी है? इलाहाबाद के मिर्जापुर के निकट से 82.5 डिग्री देशांतर से।
तो पूरे देश का समय मानक रेखा से लिया जाता है। और इसी तरीके से शहर का समय, शहर में हर जगह होते हैं, हर शहर का एक घंटाघर होता है और उस घंटाघर से उस शहर का समय लिया जाता है। तो एक ये क्रम चला होता है। तो जैसे भारत जो स्थित है